दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता फ्रॉम अन एकेडमी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस 9th लेक्चर में। और दोस्तों इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन डायरेक्टर, इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर एंड नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। तो ये जो वुमेन डायरेक्टर एंड इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर है दोस्तों, ये सेक्शन 149 में ही कवर हो रहा है। मैंने आपको उसमें बताया था पहले ही 4 तरीके के डायरेक्टर कवर हो जाएंगे: ऑर्डिनरी डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये पूरा सेक्शन 149 में कवर होगा। इसके साथ जो हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे इसी में, दैट इज नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। और ये सेक्शन हम इसीलिए स्टार्ट करें बिकॉज हमने पिछले सेशन में हमने नंबर ऑफ डायरेक्टर पढ़ा था और 165 में हमें नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पढ़ना है। तो हमें ये भी कोरिलेट करके देखना है नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का मतलब क्या होता है। क्लियर? ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, लेट्स हैव अ ब्रीफ अबाउट व्हाट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ओके, तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों कि आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कैसे आप लेक्चर देखोगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, प्ले स्टोर पे जाएं, आप अपना जो है वहां से ऐप डाउनलोड करें, दैट इज कॉल्ड एज अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उसे इंस्टॉल कर लें आप अपने मोबाइल में। ओके, मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद वहां पे दोस्तों प्लस करके एक ऑप्शन आएगा, उसे आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप पेड लेक्चर्स जो है आप देख सकते हैं, और अगर आपको इसके पहले डेमो लेक्चर्स देखना है वो आप देख सकते हो। ओके, तो आप अपना यहाँ पे गोल सेलेक्ट कर लें, आप जिस भी स्टेज पे है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, और आप वहां के लेक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसके बाद आप अपना जो है सब्सक्रिप्शन प्लान सेलेक्ट करें कि कौन सा सब्सक्रिप्शन प्लान आपको परचेज करना है। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ से दिए हुए हैं, मंथ से लेके साल भर के पैकेट्स अवेलेबल हैं, 1 ईयर 2 इयर्स के पैकेजेस अवेलेबल हैं। एंड आप जितना ज्यादा टेन्योर के पैकेजेस आप परचेज करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉनेटरी बेनिफिट, आप यहाँ पे हमारा कोड यूज कर सकते हो जो है गुरु सीए, एंड यू कैन रिवॉर्ड एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो इसी के साथ, और यहाँ पे दोस्तों हमारा इसके अलावा भी हमारे जो वीडियोस है वो YouTube एजुकेशन में अवेलेबल है, YouTube चैनल्स में अवेलेबल है, जिस चैनल का नाम है अनअकैडमी सीए फाइनल। और ये हमारी फैकल्टीज हैं, राइट, हमारे टीम मेंबर्स हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप YouTube में भी जाके इस चैनल पे अनअकैडमी सीए फाइनल पे भी हमारे वीडियोस आप देख सकते हो। तो चलिए आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा जो लेक्चर है आज का सेशन, दैट इज यस सेक्शन 149 की बात कर रहे थे। तो सेक्शन 149 1 हमने कवर कर लिया, एंड अब सेक्शन 149 1 का ही सेकंड प्रोविजो आता है। ओके, सेकंड प्रोविजो आता है 149 1 का ही जो है सेकंड प्रोविजो है। यस, आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, दैट इज 149 1 है। ठीक है, 149 1 का ही सेकंड प्रोविजो है जो कि बात कर रहा है दोस्तों वुमेन डायरेक्टर। अब ये क्या वुमेन डायरेक्टर क्यों भाई, अब यहाँ पे ऐसा मेल एंड फीमेल डायरेक्टर की बात हो रही। तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, राइट, कि मेल के साथ साथ वो वुमेन को भी जो है अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, राइट। और बहुत सारे इश्यूज आते हैं तो जिसकी वजह से कंपनी के लोग जो है वो वुमेन को जो है वो प्रेफर नहीं करते। तो इस केस में गवर्नमेंट ने ये सेक्शन लाके बहुत ही अच्छा काम किया है, इक्वालिटी का काम किया है, जहां पे मेल एंड फीमेल जो दोनों है उनको एक इक्वालिटी लेवल मिल सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, राइट। और वैसे आज के डेट में ऑब्वियसली कोई किसी से कम नहीं है, मेरा मतलब कहने का ऐसा नहीं है, बट यस सम फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनी है वो ज्यादा प्रेफर करती मेल्स को एज अ डायरेक्टर, राइट, क्योंकि डायरेक्टर वो होता है जो मैनेज करता है कंपनी को 24/7 आवर्स। एंड फीमेल्स के केस में थोड़े बहुत इश्यूज हो जाते हैं, चलो घर का है या कुछ भी है, तो वहां पे थोड़ा सा उनको जो है सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस सेक्शन के थ्रू, राइट, कंपनीज को हिदायत दी है कि आप अगर सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज में आते हो, मतलब इस कैटेगरी में आते हो, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, आपके लिए क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना, राइट। तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी वो 2 3 4 5 कितना भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं। बट जो कंपनी में ऐसा एनवायरनमेंट है कि भाई जहाँ पे वो वुमेन को या फीमेल मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देते, और अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो फिर गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि भाई आपको एक वुमेन डायरेक्टर तो अपनी कंपनी में रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बट किस कंपनी को रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या हो गया, दैट इज रूल।
आया बात समझ। और रूल क्या था दोस्तों, रूल 3 ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स। यहां पे बोलता है the following class of companies shall mandatory appoint at least minimum one director, one women director। और ये कंपनी कौन सी है बता रहे, एवरी लिस्टेड कंपनी। तो नंबर 1 आता है हमारे पास एवरी लिस्टेड कंपनी। एवरी लिस्टेड कंपनी क्या होगी दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी। पहले तो ये क्या होगी, पब्लिक कंपनी होगी और इसने अपना शेयर जो है वो लिस्ट किया होगा कहां पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एवरी लिस्टेड कंपनी। ओके, मतलब उस कंपनी की बात करें जहां पे सेबी के गाइडलाइंस मैंडेटरी हो जाते हैं और इनके शेयर जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। नंबर 2 आता है एनी अदर पब्लिक कंपनी। एनी अदर पब्लिक कंपनी मतलब क्या होगा दोस्तों, एक तो हो गया अनलिस्टेड, अदर में जो आएगी वो अनलिस्टेड, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी तो पहले ही कवर होगी, तो अनलिस्टेड कंपनी उस पे भी एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं दोस्तों, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की वो बात नहीं कर रहा है, राइट। वो अगर वुमेन डायरेक्टर को, बहुत सिंपल सा है, वो अगर वुमेन डायरेक्टर को प्रमोट करनी चाहते हैं गवर्नमेंट, तो ये नहीं चाहती कि उसे छोटी मोटी कंपनीज में रखा जाए, आ रहा है बात, उसे बड़ी कंपनी में रखना चाहती है, राइट। तो यहाँ पे एक तो उसने बोल दिया कि भाई एवरी लिस्टेड कंपनी में होना ही होना चाहिए। एंड नंबर 2, एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम कितना हो दोस्तों, 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर उसका 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो। मतलब वो बिग कंपनी में वुमेन डायरेक्टर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल सेक्शन, आई एम टेलिंग यू, राइट, यस। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अपने को तो समझ में आ गया कि जो वुमेन डायरेक्टर वो कहाँ पे अपॉइंट होगा, कहाँ पे अपॉइंट होगी, मतलब तो एक तो हो गया दोस्तों वुमेन डायरेक्टर के लिए नंबर 1, यस कम ऑन, लिस्टेड कंपनी, and number 2 come on, unlisted पब्लिक कंपनी जिसमें से या तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर हो या उतना होना चाहिए मिनिमम, और टर्नओवर जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, 300 करोड़, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, आगे अपन बात पकड़ के चलते इसको। तो मिनिमम बताओ इस केस में कितना होगा दोस्तों, 3 डायरेक्टर। मिनिमम कितना होगा, 3 डायरेक्टर की। मैं यहाँ पे किसकी बात करूं, पब्लिक। ये दोनों ही क्या है दोस्तों, पब्लिक कंपनी है। ये दोनों ही क्या है, पब्लिक कंपनी है। आगे तो ये बात समझ लेना, मतलब वुमेन डायरेक्टर अगर कहीं पे आ रही है तो पब्लिक कंपनी पे मैंडेटरी है, बट बाकी के कंपनी में डिस्क्रिशनरी है, राइट। प्राइवेट कंपनी में भी वुमेन डायरेक्टर आ सकती है, इसका मतलब है, आ रहा है बात समझ में। गवर्नमेंट कंपनी में भी वुमेन डायरेक्टर जो है वो आ सकती है, सेक्शन 8 में भी आ सकती है, और अभी तक के हिसाब से इस सेक्शन के हिसाब से आ सकती है। वो किसी में भी डिस्क्रिशनरी किसी में भी आ सकती है, बट मैंडेटरी जो है वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल या तो टर्नओवर, तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ मिनिमम हो, और टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है दोस्तों, 15। आ रहा है बात समझ। तो अब मैं ये बोलता हूँ कि आउट ऑफ दैट ये जो मिनिमम या मैक्सिमम आपने बनाया हुआ है, राइट, और आप उसके अलावा यहाँ पे एक वुमेन डायरेक्टर कवर अप कर रहे हो, तो मेरे को एक बात बता दो कि लिस्टेड कंपनी में जो डायरेक्टर्स की बात हो रही है, क्या उसमें वो वुमेन डायरेक्टर को पहले से ही कवर करके चल रहे होंगे, मतलब उन्हें जो ये लिमिट दिया हुआ है, क्या उस लिमिट में वुमेन डायरेक्टर ऑलरेडी इंक्लूड होगी, यस, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि आप इसमें ऐड कर दोगे एक, आया बात समझ। तो से सपोज मान लो इसमें से ऑलरेडी आपके पास 17 डायरेक्टर है, तो 17 डायरेक्टर में ही एक क्या होनी चाहिए, वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो। आई होप आई एम क्लियर, यस। और अगर ये 18 है तो बात समझना, एक तो आप एसआर दोगे, ओके, क्योंकि मैक्सिमम नंबर से ज्यादा है यहाँ पे, और दूसरा अगर एओए में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कम है, आरा बात समझ, 7 है, 8 है, 9 है, 15 से कम है, तो आपको उसे बढ़ाने के लिए, कहां तक, अभी अपने पास 18 है तो कम से कम 18 रखना पड़ेगा अपने को एओए को, तो वहां पे भी अपने को एसआर देना पड़ेगा। आया बात समझ में, यस। तो अब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं दोस्तों, ठीक है, कि विमेन डायरेक्टर का पोजीशन आप अगर देखोगे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो अभी देखो, अभी आपने जब सेक्शन 149(1) पढ़ा था तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपने पब्लिक कंपनी की बात की, प्राइवेट कंपनी की बात की,
राइट, ओपीसी की बात की। बट अब मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, पब्लिक कंपनी का मतलब अब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, यस और नो, यस, एक जो कंपनी है, कम ऑन, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, ध्यान से समझना, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा हो, या तो उसका टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ से ज्यादा हो। एक ये कैटेगरी बन सकती है। एक कैटेगरी क्या बन सकती है दोस्तों, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये एग्जाम में जब क्वेश्चन अगर आएगा ऐसा, तो वो इस तरीके से बता सकता है कि कंपनी इस तरीके की है, तो आपको जज करना पड़ेगा वहां पे। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसमें उसने बोल दी कि भाई इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो लेस देन और इक्वल्स टू 100 करोड़ है, लेस देन 100 करोड़ है, और टर्नओवर जो है, या इसमें एंड एंड भी आएगा ना, यस, एंड जो है टर्नओवर लेस देन 300 करोड़ है, तो एक कैटेगरी अपनी ये बन जाएगी। तो अपनी जो पब्लिक कंपनी अब जो बन रही है, एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी प्योर बन रही है, ओके, पब्लिक कंपनी में दूसरी बन रही है दोस्तों अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और अगर नहीं है तो टर्नओवर 300 या 300 करोड़ के ज्यादा हो। तो यहाँ पे दोस्तों वन विमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है, यहाँ पे वन विमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है, बट यहाँ पे ऑप्शनल है, वन विमेन डायरेक्टर जो है यहाँ पे डिस्क्रिशनरी है। तो जब आप मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर की बात कर रहे हो, तो वहां पे विमेन डायरेक्टर को हम पहले से ही कंसीडर कर रहे हैं। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है, सेपरेटली कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, अब अगर आप यहाँ पे चार्ट देखो जो मैंने बनाया, तो अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी दोस्तों तो मिनिमम 3 रहेगा, मैक्सिमम 15 रहेगा। अगर आपको 15 से ज्यादा चाहिए, तो मोर देन 15 अगर आपको चाहिए, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149(1). और अगर विमेन डायरेक्टर अगर आप लिस्टेड में हो, तो विमेन डायरेक्टर भी मिनिमम एक चाहिए। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा, यस, तो मैक्सिमम में ये 1 भी जो है वो शामिल है, ओके। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आती है दोस्तों, तो और इसका अगर, तो फिर ये ध्यान देना, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर कितना है, अगर उससे ज्यादा है तो मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 15 है, मोर देन 15 हो सकता है, बट आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट बताओ जरा फटाफट से, क्या यहाँ पे विमेन डायरेक्टर आएगी या नहीं आएगी? यहाँ पे बोल रहे हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन 10 करोड़ दिया हुआ है, ग्रेटर देन कितना दिया हुआ है, 10 करोड़। ये क्यों आ रहा है ये मैं बाद में बताऊं, क्योंकि एक लिस्ट ये भी बन रही है जहां पे 10 करोड़ एंड 100 करोड़ की बात हो रही है, ओके। तो इसने अभी यहाँ पे वो भी कवर कर दिया, तो ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे इसको भी कवर कर दिया। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिया था, राइट, तो ये जो लेस देन 100 करोड़ है, आ रहा है बात समझ में, एंड लेस देन 300 करोड़ है, इसी में वो वाली भी कंपनी कवर हो, क्योंकि वो ग्रेटर देन 10 करोड़ बोल रहा है, बट लेस देन जो है वो 100 करोड़ है, तो आएगा वो इसी में। आ रहा है बात समझ में, ये 100 करोड़ के ऊपर गए तो वन वुमेन डायरेक्टर जो है वो मैंडेटरी है, क्लियर। तो ये वाला भी जो आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये रहा, ये ग्रेटर देन 10 करोड़ है, ग्रेटर देन क्या है, 10 करोड़ है, बट मैं क्या मान के चल रहा हूँ, एज्यूम करके चल रहा हूँ, लेस देन 100 करोड़ है, लेस देन 100 करोड़ है, तो अप्लाई नहीं होगा। टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, बट लेस देन 300 करोड़ है, तो वो नॉन एप्लीकेबल में है। तो यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल, मैंडेटरी नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्क्रिशनरी। आप चाहिए तो अपॉइंट करो, नहीं चाहिए तो मत अपॉइंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगेन आ गया नाउ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ग्रेटर देन, हाँ नाउ यहाँ पे मिनिमम 1 इज मैंडेटरी, तो बाकी सारी चीजें एज इट इज चलेगी, बस इसमें ये पॉइंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अदर पब्लिक लिस्टेड कंपनी में नॉट एप्लीकेबल, मैंडेटरीली नॉट एप्लीकेबल। तो अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है बिलो द मिड, तो मैंडेटरीली वो अप्लाई नहीं होगा, मतलब आप उसके चाहो तो डिस्क्रिशनरी अपॉइंट कर सकते हो, सेक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा, डिस्क्रिशनरी आप अपॉइंट कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। प्राइवेट कंपनी की हमने बात यहाँ पे की थी, तो मिनिमम 2 रहेगा, मैक्सिमम 15 रहेगा, मोर देन 15 चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा, राइट। और विमेन डायरेक्टर क्या यहाँ पे अपॉइंट हो सकते, मैंने बोला डिस्क्रिशनरी है, तो डिस्क्रिशनरी मतलब अगर एओए आपको परमिट करता है तो आप अपॉइंट कर लो, नहीं करता है तो मत करो। तो एओए में अगर आपने लिखा है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 149(1), भाई चाहिए मेरे को विमेन डायरेक्टर, तो फिर लगाना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो जरूरत नहीं है। 1% कंपनी में ये बोलते हैं मिनिमम 1 चाहिए एंड मैक्सिमम 15 चाहिए, मोर देन 15 हो सकता है अगर, ध्यान से, अगर
क्या चाहिए आपको? यहाँ पे मोर देन 15 कब होएगा? जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहे नॉट एप्लीकेबल है। क्यों नॉट एप्लीकेबल? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है तो मैंडेटरली अप्लाई नहीं होगा, डिस्क्रिशनरी आप कर सकते हो, डिस्क्रिशनरी आपके ऊपर है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहे तो मत करो। गवर्नमेंट कंपनी के केस में मैंने आपको बता दिया दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी के केस में मिनिमम अप्लाई होगा बट मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा, और ना ही स्पेशल रेजोल्यूशन वाला केस अप्लाई होगा, क्योंकि वहां पे एग्जम्पशन आ चुका था। ठीक है, स्मॉल कंपनी की बात करूं मैं तो स्मॉल कंपनी दोस्तों जो है वो प्राइवेट कंपनी होती है, तो डेफिनेटली वो वुमेन डायरेक्टर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो मिनिमम जो है 2 डायरेक्टर्स होंगे, मैक्सिमम 15 होगा, एंड स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो मोर देन 15। ये मैंने इतना एनालिसिस इसीलिए दिया कि आप इसका इंपैक्ट आप जो है समझ जाओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो मिनिमम भी अप्लाई नहीं, मैक्सिमम भी अप्लाई नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन भी अप्लाई नहीं, और वुमेन डायरेक्टर भी यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों? डिस्क्रिशनरी हो जाएगी। वो आप चाहो तो लगा दो बट मैंडेटरी अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से बाकी स्पेसिफाइड वगैरह है। जॉइंट वेंचर इज नॉट अ कंपनी एट ऑल, ठीक है। होली ओन्ड डोरमेंट कंपनी इनएक्टिव कंपनी होती है, तो इनएक्टिव कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। तो प्राइवेट कंपनी अगर रहेगा तो 2 रहेगा, पब्लिक कंपनी रहेगा तो 3 रहेगा, एंड अगर ओपीसी रहेगा तो 1 रहेगा। यहाँ पे दोनों भी आ सकते हैं बट मैक्सिमम 15 रहेगा। मोर देन 15 आप कर सकते हो अगर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहो तो। नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड एज इट हैज वेरी लो पीएससी। तो इनएक्टिव कंपनी है, यहाँ पे प्रॉफिट तो होता नहीं है, तो डेफिनेटली वुमेन डायरेक्टर को मैंडेटरीली अप्लाई करने की नॉर्मली बात नहीं आएगी। डिस्क्रिशनरी आप चाहे तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो इसका इंपैक्ट, ये जो एवरी कंपनी है ना, तो एवरी कंपनी का मतलब ये सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे पूरा एनालिसिस आपको किया हुआ है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो चलिए आ जाइए देखते हैं जरा वुमेन डायरेक्टर के केस में। नाउ दोस्तों, अब ये बोलता है कि वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कब तक में करना है। ध्यान से समझ लें, क्या बोला है? वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कब तक में करना है। तो बोलता है प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी which has been incorporated under the act and is covered under second proviso to section 149(1). मतलब ये क्या बोल रहा है? कंपनी which has been incorporated under that, मतलब 2013 में incorporate हो रही है कंपनी। ओके, कौन सी कंपनी है ये? सेक्शन 149(1) का सेकंड प्रोविजो वाली कंपनी है। सेकंड प्रोविजो रेड विद रूल 3। रेड विद व्हाट? रूल 3। तो वो जो 100 करोड़ एंड लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है, एंड इज कवर्ड अंडर सेकंड प्रोविजन। ये आ गया? यस। shall comply with such provisions within a period of 6 months from the date of its incorporation। हरा बात समझ? तो जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो से सपोज मान लो मैंने ले लिया 2014-15 ईयर है, ओके, और इस ईयर में 31st से सपोज मान लो 1 दिसंबर 2014 को कंपनी ने इनकॉर्पोरेट हुई। ओके, तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो क्या बोला? शैल कंप्लाई विद सच प्रोविजन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो यहां पे ये 6 मंथ्स लेके, तो कहने का मतलब आपने जब इनकॉर्पोरेट किया तो वहां पे वुमेन डायरेक्टर नहीं था, बट इस 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। आगे बात समझ में नहीं आया? यस। तो यहाँ पे 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 मंथ्स कितना हो जाएगा दोस्तों? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, राइट। तो मई जो है 31 मई 2015 तक वुमेन डायरेक्टर आ जानी चाहिए, एटलीस्ट 1। क्लियर नॉट क्लियर? यस। यहां पे आ रहा है। ओके, नाउ अब ये बोलता है से सपोज प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर मर गई, या वुमेन डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, या वुमेन डायरेक्टर वेकेट कर दिया, या वुमेन डायरेक्टर वो डिस्क्वालीफाई हो गई, या तो वुमेन डायरेक्टर को निकाल दिया गया, व्हाटएवर द सीन में भी, राइट। तो वैकेंसी अगर अराइज होती है, shall be filled up by the board of director। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। एंड नॉर्मली इसे अपॉइंट करने के लिए शेयर होल्डर को बुलाने की जरूरत भी नहीं, अदरवाइज इट बिकम्स व्हाट? लॉन्ग प्रोसेस। तो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, राइट, एक बार अपॉइंट करना है, आप बोर्ड डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। क्लियर? यस। कब कर सकती है? एट द अर्लीएस्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। ओके, एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी चाहो आप उतना जल्दी कर लो। यहाँ पे मैंने बताया विद इन 6 मंथ्स, आप जितना जल्दी चाहो इनकॉर्पोरेट किया, इस पॉइंट से आप कभी भी आप उसे जो है अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है।
बट नॉट लेटर देन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड, तो पहली बोर्ड, क्योंकि इसे अपॉइंट करने वाला कौन है दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है। कौन अपॉइंट कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो डेफिनेटली यहाँ पे बोर्ड मीटिंग चाहिए होगी, यस। अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से सपोज मान लो आपकी यहाँ पे आती है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आपकी कहाँ पे आ रही है, से सपोज मान लो यहाँ पे आ रही है, ओके। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का जो ड्यू डेट है वो मान लो यहाँ पे, ये नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के पहले पहले आपको अपॉइंट करना है। और एक तो इसने बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पे भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते, क्यों, 6 मंथ्स बोल रहा है, आ रहा है बात समझ में, यस। और बोर्ड मीटिंग यहाँ पे है तो आप यहाँ पे भी अपॉइंट नहीं कर सकते, अदरवाइज जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे यहाँ पे। ओके, अगर आपकी बोर्ड मीटिंग यहाँ पे है दोस्तों, बोर्ड मीटिंग यहाँ पे है, आ रहा है बात समझ में, तो 6 मंथ तो आपको बोलता है कि यहाँ तक आप कर सकते हो, बट चूंकि बोर्ड मीटिंग है उसके आगे आप नहीं कर सकते हो, तो आपको यहीं पर अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर, यस। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। बट अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे साहब, अगर वैकेंसी अराइज हुई है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोल रहा हूं मैं, से सपोज मान लो यहाँ पे 1 दिसंबर 2040 को 6 मंथ्स ये हो गया, ठीक है। 6 मंथ्स मतलब कितना हो गया, 31 मई 2015। ओके, यहां तक आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे ये आ गई, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो थी विमेन डायरेक्टर आ गई। ओके, नाउ अब ये यहाँ पे काम कर रही थी, बट अचानक इसका यहाँ पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कैजुअल वैकेंसी होगी, कैजुअल वैकेंसी तो वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है, ठीक है, या इसे रिमूव कर दिया गया, ठीक है। व्हाटएवर द केस में भी अगर वुमेन डायरेक्टर निकल रही है तो यहाँ पे वैकेंसी अराइज हुई, नो वैकेंसी अराइज हुई ना, ध्यान से समझना। बाकी का ये जो था दोस्तों, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से सपोज मान लो आ रहा था यहाँ पे, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से सपोज मान लो आ रहा था 31 जुलाई 2015 से सपोज मान लो बोर्ड मीटिंग यहाँ पे आ रहा था, ओके। तो अब ये नेक्स्ट ये हो गया, एंड ये जो नेक्स्ट ड्यू डेट थी बोर्ड मीटिंग की वो यहाँ पे थी ना। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, वैकेंसी कब हुई दोस्तों, एक्सीडेंट कब हुआ, से सपोज मान लो 30 जून 2015 को। क्लियर, यस। तो अब मैं अगर यहां से यहां तक बोलता हूं तो कितना है, 1 मंथ है, बराबर, ओके। एंड इसके आगे अगर आप जाते हो तो ये 2 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो टोटल उसको 3 मंथ्स की बात कर रहा है, तो 2 मंथ्स अगर आप पकड़ोगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर 2015। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो वैकेंसी अराइज हुई है ये फिल्ड अप होनी चाहिए। कब फिल्ड अप होनी चाहिए, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, नॉट लेटर देन। आप जितना जल्दी कर सको, मतलब यहाँ पे वैकेंसी हुई यहीं पे आप फिल अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 2 पॉइंट दे दिया आपको, नंबर 1 नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी हो, और मिनिमम 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सच वैकेंसी व्हिचएवर इज लेटर। ध्यान से समझ में है, मेरे को बता दो बस ड्यू डेट क्या चाहिए, 30 सितंबर और 31 जुलाई। क्या बोल रहा है, व्हिचएवर इज लेटर, और लेटर क्या आ रहा है, 30 सितंबर आ रहा है बस। तो मतलब मिनिमम जो है आपको 3 मंथ्स का जो है फ्रॉम वैकेंसी पीरियड आपके पास टाइम रहेगा, मिनिमम रहेगा। बोर्ड मीटिंग का ड्यू डेट, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का ड्यू डेट कभी भी आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिनिमम 3 मंथ्स का आपको टाइम रहेगा कि अगर वहां पे कोई भी वैकेंसी अराइज हो रही है वुमेन डायरेक्टर की तो आप फिल अप कर दो। I hope I am clear or not clear. Yes. तो this is what called as filling of vacancy. और ये वैकेंसी कौन फिल अप करेगा दोस्तों, यहाँ पे बोलो जरा फटाफट से, by board of director. कौन करेगा, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। फर्स्ट टाइम भी जो अपॉइंट करना है वो कौन करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए कोई लेना देना ही नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट हैंडल कर लेगा। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, यस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये क्लियर हो गया, वुमेन डायरेक्टर। For the purpose of this rule, it is hereby clarified that the paid up share capital or turnover, as the case may, okay, as on the last date of latest audited financial statement shall be taken into account. तो जब भी वो चेक कर रहा है, राइट, वुमेन डायरेक्टर आपको जिस दिन अपॉइंट करना है, सपोज मान लो आपने अपॉइंट करना 31 मई 2015 को अपॉइंट करना है, राइट। तो आप कब का देखोगे, 31 मार्च 2015 का। ये बोल रहा है ना लेटेस्ट, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होगा, 31 मार्च 2015 को।
आया तो इस दिन तो अपना ईयर एंडिंग है, तो ये पक्की बात है ये अनऑडिटेड होगा, ये अनऑडिटेड होगा। तो ऑडिटेड आपको कब मिलेगा दोस्तों? 31 मार्च 2014 का एंड 12 का 11 का। तो आप कौन सा देखोगे? ऑडिटेड बैलेंस शीट देखोगे। क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये वाला अपने को नहीं देखना, ये वाला देखना। बट मान लो अगर ये 30 अप्रैल होता 2015 और ऑडिट हो चुका होता तो फिर आप इसको नहीं देखते, आप फिर इसको देखते थे। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल statement is important to check what is the position of paid up share capital and turnover. Clear or not clear? Yes. और अगर paid up share capital 100 crore के ऊपर है या उतना है और टर्नओवर 300 करोड़ के ऊपर है या उतना है मिनिमम, राइट? तो फिर विमेन डायरेक्टर की जो एप्लीकेबिलिटी है वो मैंडेटरी हो जाती है और फिर ये बोलता है कि साहब जिस दिन से आपको ये लग गया कि भाई विमेन डायरेक्टर चाहिए इनकॉर्पोरेट मतलब सॉरी दैट इज कमेंसमेंट हो रहा है वहां पे, तो वहां से जो 6 मंथ्स तक का है वो पीरियड है आपके लिए विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, क्या लिखा था यहाँ पे? यस यस, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है विद इन 6 मंथ्स आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ अब यहाँ पे ये बोलता है every company existing on or before the date of commencement of this act. ओके सो अब ये क्या बोलता है? एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी, इतनी सारी कंपनी का लिस्ट आपको दिखाया था, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, व्हाटएवर। एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर मतलब ये बोल रहा है सर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ध्यान से समझ लेना इसको। कंपनी इनकॉर्पोरेट अगर हुई है, सपोज मान लो 1 दिसंबर 2011 को, 1 दिसंबर 2011 को। सो अब ये चलेगा आपका 31 मार्च 2011, देन 31 मार्च 2012, देन 31 मार्च 2013, राइट? यहां तक तो आपको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके देन आपका जो एक्ट आया दोस्तों, ध्यान से समझना। फर्स्ट कौन सा एक्ट था? कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013। ओके तो 31 मार्च 2013 को आप बताओ कंपनी एक्ट 2013 आया होगा? नहीं, क्योंकि सिग्नेचर ही उसका, प्रेसिडेंट ने जो सिग्नेचर किया था वो 29 अगस्त 2013 था। तो बजट आया था 1 फेब 2013 को, ठीक है? ओके तो वहां पे बजट वगैरह सब डिस्कस हुए एंड देन वो पूरा एक्ट बनने को जो था वो 29 अगस्त 2013 ले लिया, ठीक है? एंड देन इसका इनकॉर्पोरेशन जो हुआ वो सितंबर 2013 में हुआ। इसके बाद सब्सटेंशियल अमेंडमेंट्स हुए, यहाँ पे जो न्यू सेक्शंस और ऐड हुए, अराउंड यहाँ पे 185 सेक्शंस, अराउंड नए सेक्शंस ऐड हुए, तो जाके आपका पूरा एक्ट जो बना है दोस्तों वो 1 अप्रैल 2014 से बना है। तो मैं कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मैं क्या मान रहा हूं दोस्तों? 1 अप्रैल 2014 रहेगा। याद रखना कंपनी एक्ट 2013 भले ही अप्लाई हो रहा है बट उसका एक्चुअल इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? 1 अप्रैल 2014 से। ओके तो मतलब आपकी कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपको यहाँ से 6 मंथ्स नहीं गिनना है। इसने क्या बोला? 1 अप्रैल 2014 तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बोलता है वहां से 1 साल के अंदर अंदर, क्या बोल रहा है? जिस दिन आपका एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ है, every company existing on or before the date of commencement of this act shall within 1 year from such commencement comply with the requirement of provisions of subsection 1। आ रहा है बात समझ? तो पूरा सबसेक्शन 1 का जो कंप्लायंस है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो क्या क्या कंप्लायंस करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों? दैट इज 31 मार्च 2015 को, ध्यान से समझना, 31 मार्च 2015 को आपको मिनिमम डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट, ओके विमेन डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो फिर वहां पे पूरी बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, फिर जनरल मीटिंग होगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, ये सारी चीजें करते हैं। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा या तो एओए चेंज करने के लिए या तो फिर अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ओआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसआर की जरूरत पड़ेगी, राइट? और विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो
जनरल मीटिंग की भी जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही वो मीटिंग कंडक्ट करके वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर देगा। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? यस। तो ये सारी चीजें जो है ये वुमेन डायरेक्टर से रिलेटेड है। क्लियर हुई यहां तक? पक्का 100%? यस। तो ये हमारा वुमेन डायरेक्टर कंप्लीट हो गया। उसके अलावा अब ये बोलता है कि साहब अपने को तो देखो ऑर्डिनरी डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ अपने को एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। उसके अलावा ये बोलता है दोस्तों मेरे को इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए। ना अब ये इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होता है ना, मेरी बात ध्यान से समझना। आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा रेसिडेंट एम्प्लॉय, नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय, राइट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट एम्प्लॉय, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं कि भाई कोई भी कंपनी हो, क्या बोल रहे हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी, उसमें एक भारतीय होना जरूरी है। क्या थॉट ला रहे भाई साहब, देखो बात समझो। ये बोल रहे हैं साहब एक भारतीय डायरेक्टर होना जरूरी है और एक महिला डायरेक्टर होनी जरूरी है आपकी कंपनी में। ओके, महिला डायरेक्टर किस कंपनी में होनी जरूरी है? जो या तो लिस्टेड हो या तो फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसका टर्नओवर 300 करोड़ मिनिमम हो। और अगर टर्नओवर 300 करोड़ मिनिमम नहीं है तो दूसरा आप चेक कर सकते हो, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ मिनिमम होना चाहिए, राइट। इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर किसको अप्लाई होता है? ये बोलता है एवरी कंपनी। अब एवरी कंपनी अगेन ये पूरा लिस्ट, ये दिख रहा है क्या, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये पूरा लिस्ट। ओके, लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कई सारी कैटेगरी आ गई, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, गवर्नमेंट कंपनी, ओके, स्मॉल कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड, आईएफएससी स्पेसिफाइड, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, जॉइंट वेंचर तो कंपनी ही नहीं कहलाएगी। ओके, तो होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, डोरमेंट कंपनी। आया बात समझ में? जॉइंट वेंचर अगर कंपनी मर्ज हो रही तो उनको भी हम कंसीडर करेंगे भाई पब्लिक है या प्राइवेट है, बराबर है, तो उसमें अपने को टेंशन नहीं है। या तो होल्डिंग सब्सिडियरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ना अब ये यहाँ पे बोल रहा है इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर, क्या बोल रहा है, एवरी कंपनी, तो इतनी सारी कंपनी शैल मैंडेटरी हैव एटलीस्ट, लो इसमें मिनिमम एक चाहिए, हु स्टेज इन इंडिया, जो भारत में रहता हो, मतलब अविश्वसनीय भारतीय नहीं होना चाहिए, नॉन रिलायबल इंडियन नहीं होना चाहिए, राइट, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं होना चाहिए। ओके, तो इंडियन होना चाहिए और रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, जो इंडिया में रहे, भारत में रहे, और कितना, आउट ऑफ 365 डेज वो कम से कम मिनिमम 182 डेज, बिल्कुल ये इनकम टैक्स वाला उठा लिया, 182 डेज मिनिमम होना चाहिए इंडिया में, ओके, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 182 डेज मतलब मैं समझ गया साहब कितना, अप्रोक्स 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने जो है साल भर में 6 महीने वो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। अब ये बोलता है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, बट यहाँ पे ध्यान समझना, इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर के लिए ऐसा कोई भी क्लास ऑफ कंपनीज नहीं बनाई है। इसने क्या बोला, एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को जो मिनिमम आप 3 रखे हो या मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया रखे हो, तो जो भी आपके एक्चुअल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें एक इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब ये बोलता है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, नई कंपनी है, ओके, द रिक्वायरमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। ना मतलब क्या हो गया, से सपोज मान लो 2014-15 में, ओके, चलो और आगे का ले लेते, 2019-20 ले लेते, चलो। सो अगर ये 2019-20 में ये इनकॉर्पोरेट हो रही है कंपनी, ओके, कंपनी क्या हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, कोई भी कंपनी ना, एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी हो, ओपीसी हो या प्राइवेट कंपनी, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो मैं पब्लिक कंपनी ले रहा हूँ, ओके, इनकॉर्पोरेट हो रही है कब साहब, ये इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को ये क्या हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, ठीक है, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, द रिक्वायरमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली। नाउ व्हाट, अब ये बताओ 1 दिसंबर 2019 को है, इसने बोला मिनिमम जो है कितना होना चाहिए डायरेक्टर, 3 होना चाहिए। तो बोले ठीक है मैं 5 डायरेक्टर ला रहा हूँ, कितना ला रहा हूँ, ये 5 डायरेक्टर ये अपॉइंट कर रहा है, ओके, 5 डायरेक्टर ये अपॉइंट कर, जिसमें से ध्यान से समझना, जिसमें से एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए या नहीं चाहिए। अब देखना ये, चलो मान ले, अब मैं मान लेता हूँ लिस्टेड करता हूँ, अभी देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा,
राइट। तो अगर लिस्टेड कंपनी तो वन वुमेन डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। देन वन वन इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए, तो वन आईआरडी चाहिए। बाकी जो बच गए तीन ऑर्डिनरी डायरेक्टर, बोले यस और नो? यस। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं था, नॉर्मली इनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। बोलो जरा यस और नो? यस। बहुत बढ़िया, ठीक है, इनको अपॉइंट कर लिया गया ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये जो आईआरडी था, इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर, ठीक है, अब ये 1 अक्टूबर 2019 को आया। ओके, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो चलो अक्टूबर, एक काम करते इसको 1 जैन कर लेते 2020, 1 जैन 2020 कर लेते, ठीक है। तो अब ये बोलते हैं आउट ऑफ 365 ये कितना होना चाहिए साहब? 182 होना चाहिए, बराबर है। तो 182 डेज ये होना चाहिए यहाँ पे। तो अब मैं बोल रहा हूँ भाई साहब ये, अब इसमें मैं 182 कहां से करूं? ये बोल रहे हैं भाई साहब अब जो हमारे पास ईयर, फाइनेंशियल ईयर के लिए टाइम बचा वो 3 महीने बचा है, दैट इज जैन, फेब, मार्च, 3 महीने बचे हुए हैं, मतलब 3 महीने मतलब 90 डेज, बराबर है, ये नहीं है? यस। तो ये बोलते हैं साहब 182 आउट ऑफ 365 डेज है। 182 क्या बोल रही है? आउट ऑफ 365 डेज है। तो 90 डेज में कितने का क्राइटेरिया रखूं मैं? 90 डेज में प्रोपोर्शनेटली बोल रहा है, राइट। तो अगर ये बोलता है 182 डेज में 365 डेज में 182 चाहिए, तो 90 डेज में जो अभी मेरे पास 90 डेज, 3 मंथ्स ही बचा है ना, तो 3 मंथ्स में 90 डेज में मुझे कितना चाहिए होगा? तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 182 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय व्हाट? 365। तो ये जो भी फिगर आएगा, जो भी फिगर आएगा, जो भी XYZ अमाउंट आएगा, इतनी की रिक्वायरमेंट देखने की पड़ेगी कि भाई साहब आप स्टे इन इंडिया होने चाहिए, बात खत्म। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो सिंपल लैंग्वेज में ये इसका सबसेक्शन 3 था। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो मैंने बोला 149(1), अगर आप ये डायग्राम देखो 149(1) इसने बात कर दिया दोस्तों यहाँ पे, सेकंड प्रोविजो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 149(1) का फर्स्ट प्रोविजो ये बात कर दिया मिनिमम एंड मैक्सिमम का, बराबर? यस। सेकंड प्रोविजो बात कर दिया इसने विमेन डायरेक्टर का, राइट? यस। और तीसरा इसने जो बात कर दी दैट इज इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर। और इंडियन रेसिडेंट में आपको कुछ नहीं याद रखना है, सबके सब में अप्लाई होगा, बस ये याद रखना 182 डेज मिनिमम इंडिया में स्टे होना चाहिए वो। ओके, इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर। एंड नंबर 2 क्या बोलता है? अगर बीच में आप इनकॉर्पोरेट हुए हो कभी, तो हम प्रोपोर्शनेटली कंसीडर कर लेंगे। तो यहां तक 149(1), देन 149(2) किसकी बात कर रहा था दोस्तों? वो वुमेन डायरेक्टर की ही बात कर रहा था। वुमेन डायरेक्टर का जो है वो कैसे अपॉइंट करना, वो उसकी बात चल रही थी। इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर जो था 149(3) था। तो वुमेन डायरेक्टर के लिए क्या था? सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 149(1) एंड 149(2) पूरा, 149(2) पूरा, ठीक है। तो ये वुमेन डायरेक्टर के लिए था। 149(3) जो था इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर के लिए था। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए दोस्तों 149(4) से लेकर 13 तक पूरा रेड विद सेक्शन 150 मुझे पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। आई होप आई एम क्लियर और नॉट हियर? यस। तो ये अपने को समझ में आ गया, यस, कि भाई मिनिमम डायरेक्टर में अपने को वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी होना चाहिए एंड 1 इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। वुमेन डायरेक्टर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, डिस्क्रिशनरी, बट कुछ कंपनी के लिए वो मैंडेटरी, बट इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब बात ये आती है दोस्तों, ध्यान से समझना, इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर हमारे पास हो गया ना। अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई ऑर्डिनरी डायरेक्टर चाहिए, वुमेन डायरेक्टर चाहिए एंड इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे सेक्शन नंबर 165 की। अब मैं इसके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा सेक्शन नंबर 165। 165 किसकी बात कर रहा है दोस्तों? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। किसकी बात कर रहा है? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात कर रहा है। यस। 164 हो गया ये। यस, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अब यहाँ पे आप एनालिसिस लो 164 पे, और
ना नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की अगर मैं बात करता हूँ, आगे मैं सबसे पहले ये समझता हूँ नंबर ऑफ डायरेक्टर that is under section 149(1), okay, versus number of directorship that is under section 165। ठीक है, क्या फर्क है? तो अब यहां पे अगर आप समझो, ध्यान से समझना, ये कंपनी है, ओके, और इस कंपनी में दोस्तों 10 डायरेक्टर है। कौन से डायरेक्टर? 10 डायरेक्टर, ठीक है, ऑलरेडी अपॉइंटेड है, ऑलरेडी क्या है? अपॉइंटेड है, ठीक है। अब मैं ये पूछता हूं भाई साहब, इसका मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना चेक करना पड़ेगा? यस, मिनिमम मैक्सिमम चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि कंपनी कौन सी है। तो मैंने बोला साहब ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। मैंने क्या बोला? ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, से सपोज। अब जब मैंने बोला ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ध्यान से समझ लो, लिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या हो जाएगा साहब? मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम जो है वो 15 चाहिए। ये क्लियर है? यस। क्योंकि यहाँ पे 10 डायरेक्टर था, AOA था, से सपोज 10 डायरेक्टर, AOA भी 10 था, कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, बराबर है। इसमें से जो डायरेक्टर थे, ध्यान से समझना, इसमें से जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, डायरेक्टर 4, डायरेक्टर 5, डायरेक्टर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 10 डायरेक्टर थे, तो ABCDEFGHIJ ये इनके नाम थे। अब मैंने बोला यार ये जो मिस्टर ए है, ध्यान समझना ना, कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? मैंने क्या बोला? एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, हाउ मेनी डायरेक्टर। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, तो ये आप क्वेश्चन करोगे अंडर सेक्शन 149(1) में प्लस 149(2) में वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए, एंड 149(3) में। यस और नो? यस। बट अगर मैं ये पूछूं एक डायरेक्टर, वन डायरेक्टर, हाउ मेनी कंपनीज। मैंने क्या पूछा? हाउ मेनी कंपनी, कितने कंपनी में एक डायरेक्टर, एक पर्सन, वन पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो वन पर्सन अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन हाउ मेनी कंपनीज अगर मैं पूछता हूं, आ रहा है बात समझ? एक डायरेक्टर अब कितनी कंपनी में हो सकता है, दैट इज अंडर सेक्शन 165। तो ये पूछेगा नंबर ऑफ डायरेक्टर इन वन कंपनी, नंबर ऑफ डायरेक्टर इन वन कंपनी पूछ रहा है, समझ में आ रहा हो अगर? यस। और ये क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप of a director, of a particular director in number of companies, in various companies. I hope I am clear or not clear? Yes। और ये दोनों मिला के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं भाई साहब, दिमाग घुमा देगा, तो सिंपल लैंग्वेज में आगे दिमाग में फिट कर लो। जब कंपनी से डायरेक्टर पे जाना, मतलब एक कंपनी के अंदर देखना कितने सारे डायरेक्टर है, सिर्फ एक घर की कहानी, इसको आप सिंपल में क्या कह लेना? एक घर की कहानी, एक घर की कहानी, एक घर की कहानी। तो एक घर में कितने लोग हैं, दैट इज कॉल्ड एज 149। और जब मैंने पूछा एक व्यक्ति की कहानी, एक डायरेक्टर की कहानी, और जब मैं क्या पूछूं एक डायरेक्टर की कहानी बताओ, मतलब मैं सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्टर के बारे में जानना चाहता हूं, तो फिर दोस्तों मैं अंडर सेक्शन 165 पे बात करूंगा कि ये डायरेक्टर, ये पर्सन कहां कहां पे डायरेक्टर है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अगर ये एक सिंपल सा अपना थॉट प्रोसेस समझ में आया, तो फिर मैं चलूंगा यहाँ पे सेक्शन 165 में, राइट? यस। ओके, बिफोर आई स्टार्ट विद द 165, मुझे ऐसा लगता है फटाक से मुझे एक रिवाइज ले लेना चाहिए, कौन कौन सा सेक्शन कवर कर लिया, सो दैट आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस बनता भी रहे। 149(1) कवर कर लिया था दोस्तों, 149(1) कवर कर लिया था, बोला था ओनली इंडिविजुअल टू बी अ डायरेक्टर। इसके बाद अब
इंडिविजुअलिटी पे बात हो गई थी हमारी। फिर इसके बाद इसी में हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम की भी बात कर ली। बोले यस और नो? यस। 149 2 एंड सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 149(1) ये हमने विमेन डायरेक्टर की बात की। फिर हमने 149(3) पे जो था इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर की बात की। ओके। 152(3) पे हमने मैंडेटरी डिन की बात की, राइट। देन 164 हमने कवर किया, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की बात हुई। ओके। देन 164 के साथ हमने 167 पढ़ा, दैट इज वेकेशन ऑफ ऑफिस की बात हुई। आप बोल रहे हो ना सेक्शन नहीं याद होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लॉजिकली पढ़ोगे तो सेक्शन ऐसे याद होएगा, और आप डेली इसको रिवाइज करते हो, कभी भी नहीं बोले। 168 आपने बात किया था दोस्तों, कम ऑन, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, राइट। 169 पे आपने रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बात किया, राइट। आपने 166 पे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर आपने पढ़ा, पढ़ा या नहीं पढ़ा? यस और नो? यस। देन इसके बाद और कुछ पढ़ा? नहीं साहब, और कुछ नहीं पढ़ा। तो 164, 167, 168, 169, 166, और यहीं पे आप दोस्तों 165 भी आप कवर कर लो। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप आप पढ़ रहे हो, नंबर ऑफ व्हाट? डायरेक्टरशिप पढ़ रहे हो। मतलब आप देखो 164, 165, 166, 167, 168, 169 ये आपने पूरा सीक्वेंस में कवर अप कर लिया। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और ये मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा सो दैट एटलीस्ट आपको सेक्शन नंबर और उसके टाइटल्स जो है वो आपके दिमाग में फिट रहे। अगर इतना फिट रहेगा तो आप जंप तो कर सकते हो कि भाई ये सेक्शन यहाँ पे, फिर थॉट प्रोसेस लाना कि इस सेक्शन के अंदर क्या था। बट अगर सेक्शन टाइटल याद नहीं है, सेक्शन नंबर याद नहीं है, तो उसके अंदर क्या लिखा है ढूंढोगे कैसे? क्लियर और नॉट क्लियर? यस, राइट। ओके। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आता हूँ नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप क्या बोलते हैं, ध्यान से समझ। मैंने क्या बोला यहाँ पे, पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देखना कितने कंपनीज में वो एज अ डायरेक्टरशिप, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, ये बोलते हैं। नो पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ओहो, दिस एक्ट मतलब दोस्तों कम ऑन, कंपनी एक्ट 2013, इसके पहले क्या बात थी हमको मालूम है, ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 मतलब 1 अप्रैल 2014 से जो ये इनकॉर्पोरेट हुआ है अच्छे से, ओके। तो ये बोलते हैं नो पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। अल्टरनेट डायरेक्टरशिप मतलब क्या होता है दोस्तों, चलो अल्टरनेट भी बताता हूं, बट आगे इसको शब्दों को समझते हैं। इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम, क्या मतलब बोल रहा है? अब यहाँ पे देखना कमाल, देखना रेड एंड ब्लू का। मैं बोल रहा हूँ रेड वाला बस छोड़ दो, रेड रेड जो लिखा है ना छोड़ दो, अब पढ़ो। ये बोलता है पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर, पॉजिटिव पढ़े तो थोड़ा सा समझ में आया। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो पर्सन है, कोई मिस्टर एक्स है, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग कंपनी एक्ट 2013 वो शैल मैंडेटरीली अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, मतलब एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर भी, ओके, ओनली अप टू 20 कंपनीज, अप टू 20 कंपनीज एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एक साथ एट अ टाइम वो 20 कंपनी से 20 कंपनी पे डायरेक्टरशिप कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज बोला तो ये पूरा लिखा हुआ है, अदरवाइज बोला तो क्या लिखा है कि मोर देन 20 कंपनीज, ये देखो मोर देन आया, मोर देन 20 कंपनीज, कोई भी व्यक्ति एक साथ 20 कंपनी से ज्यादा एज अ डायरेक्टरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा, अगर वो ऐसा करेगा तो ये रहा, इफ अ पर्सन एक्सेप्ट्स एन अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन कंट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1, ओके, तो ही शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी ऑफ ₹5,000। यहाँ पे हमने रेडी क्यों दिया, क्योंकि निगेटिव बातें चल रही है।
भाई साहब पेनाल्टी लगेगी, राइट। तो निगेटिव बातें हैं तो भी रेड, मैंने बोला था रेड मतलब या तो एक्सक्लूड करना है या तो निगेटिव बातें हो रही, तो ही मैंने रेड कवर अप किया हुआ है। क्लियर। इफ अ पर्सन एक्सेप्ट्स एन अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन कंट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1, मैंने बोला मैक्सिमम 20, राइट, he shall be liable to a penalty of rupees 5000 for each day after the first during which such contravention continues। मतलब ये क्या बोल रहा है, आफ्टर द फर्स्ट बोल रहा है, ड्यूरिंग विच सच कंट्रावेंशन कंटिन्यूस, तो पहले दिन का कंट्रावेंशन माफ रहेगा, कि एक दिन आप छोड़ दो, डे आफ्टर द फर्स्ट, ओके, तो पहला दिन छोड़ दोगे, उसके बाद से इसका 5000 रुपया। अच्छा ये एक दिन क्यों दिया हुआ है, वो कभी कभी हो सकता है ना गलती से उसको ध्यान न रहा हो तो उसने अपॉइंट कर लिया, तो उसके पास एक दिन का टाइम दे दिया कि भैया तुम सारा चेक कर लो, अगर ऐसा हुआ है तो उस एक दिन के अंदर जो है सारी चीजें वो रफा दफा करो। तो अगर आप 21st कंपनी पे हो गए तो उस एक कंपनी को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वहां से हटना पड़ेगा, मतलब रिमूवल, मतलब वैकेशन नहीं, मतलब रेजिग्नेशन, 168 में रिजाइन करना पड़ेगा स्वेच्छा से। एटलीस्ट आप क्या करो, और मैंने रेजिग्नेशन की बात कब की थी दोस्तों, या तो जिस दिन आप वो नाम मेंशन कर दो भाई, तो आप अपने नोटिस में ही आप वो नाम मेंशन कर दो कि भाई नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, वो नोटिस आपको दिखाना पड़ेगा, ये देखो सर हमने रेजिग्नेशन का नोटिस लगा दिया है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस, बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये बोलते हैं, मान लो भाई मैंने जो है वो 21st कंपनी के लिए अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये आप देखो लिखा है Director holding directorship more than limit held before commencement of this act. Okay. So अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? Just a minute. Yes, हाँ बराबर है। क्या बोलते हैं? Any person holding office as director in companies more than the limits. Okay, as specified in subsection 1 immediately before the commencement of this act। अभी before की बात कर रहा है, ठीक है। बिफोर की बात करें तो इसको बोल दिया साहब आपको 1 साल का टाइम दिया हुआ है फ्रॉम सच कमेंसमेंट, 1 साल का क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ फ्रॉम सच कमेंसमेंट, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट है, आ रहा है बस, मतलब आपने कमेंसमेंट ऑफ एक्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2014, ठीक है, बट ये एक्ट जो बोला जाएगा कंपनी एक्ट 2013 बोला जाएगा, राइट, यस। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो 180 सेक्शंस आए थे, क्लियर। अब यहां पे जो था ये 2013 था, यहाँ पे भी कुछ 85 सेक्शंस ऐड हुए थे, अप्रॉक्स 85 सेक्शंस ऐड हुए थे, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2014 तो ये एक्स्ट्रा 180 सेक्शंस के लिए था, बाकी का जो था जो इनकॉर्पोरेट हो गया था, वो इनकॉर्पोरेट कब हो गया था दोस्तों, दैट इज सितंबर 2013 में ये इनकॉर्पोरेट हो चुका था, बट राइट, बट यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे इसमें चेंजेस हो रहे थे, तो इफेक्टिवली जो ये आया करके 1 अप्रैल 2014 से आया, तो मैंने माना यहाँ से, तो मैं ये बोलता हूँ 1 अप्रैल 2000, तो जब ये बोला से सपोज मान लो मैंने इसको बोला कि बिफोर है, तो से सपोज मान लो 2011-12 है, ओके, 11-12 बोलता है मोर देन द लिमिट एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट। आप भले ही यहाँ पे आप ध्यान से समझना, आप इस ईयर से ही, अगर इस ईयर से ही आप से सपोज 22 कंपनीज में डायरेक्टर हो, ठीक है, तो मुझे यहां तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि कंपनी एक्ट कब आया दोस्तों, 1 अप्रैल 2014, तो यहां तक तो आप 20 नहीं 50 कितना भी करो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट आप अगर देखोगे तो 1956 में भी ये प्रोविजन था, ठीक है, तो वहां से लेके यहां तक जो है दोस्तों वो 1956 चल रहा था, बराबर है। तो 1956 के हिसाब से वो जो सीलिंग नंबर मैक्सिमम सीलिंग जो लिमिट दी थी डायरेक्टर के लिए वो वहां पे अप्लाई हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट अपने को 2013 पढ़ रहे, ठीक है, तो ये बोलते हैं आप वहां प्रोविजन में जो कुछ भी लिखा हो उसके हिसाब से फॉलो करो, इनकंसिस्टेंसी तो आएगी पक्की बात है, यस। तो वो बोला वो जो इनकंसिस्टेंसी आ रही 1956 एंड 2013 में, उस इनकंसिस्टेंसी को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको अभी 1 साल दे रहा हूँ, मतलब मैं आपके पास कब आऊंगा, अगर आप ये 2011-12 से आप इनकॉर्पोरेट हुए हो और आप सारा काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और इवन मुझे 31 मार्च 2015 तक कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, आप जितनी कंपनी में चाहो आप डायरेक्टरशिप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट जैसे 31 मार्च 2015 आया,
2015 आया, ये विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगर आप 22 कंपनीज में हो तो आउट ऑफ दैट 22 कंपनी आपको चूज करना पड़ेगा 20 कंपनीज। ओके, एंड बाकी की जो 2 कंपनीज हैं वहां से आपको रिजाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। सेक्शन हर जगह आप चिपकाते जाना 168। क्लियर, यस। अब ये बोलता है चूज नॉट मोर देन स्पेसिफाइड, ठीक है, चूज कर लिया और बाकी की जगह से रिजाइन करना है। एंड रिजाइन करने के बाद ध्यान से समझना, इंटीमेट द चॉइस। क्या बोल रहे हैं, आपने ये जो चॉइस ली है दोस्तों, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। जहां से रिजाइन किया है, ध्यान से समझना, उसको भी इंटीमेट करोगे, क्योंकि चॉइस तो वो भी है कि रिजाइन की चॉइस ये थी और सिलेक्ट की चॉइस ये थी। तो आपने दोनों को इंटीमेट करना है। किसको, किसको, एक तो आरओसी को करना है, याद करो, यस। इंटीमेट द चॉइस मेड बाय हिम टू ईच ऑफ द कंपनीज। तो ये जो बंदा ये किसको करेगा, कंपनी को करेगा। आप रेजिग्नेशन वाला याद करो, बिल्कुल रेजिग्नेशन में ऐसे कुछ बताया था मैंने, DIR 11, DIR 12, रूल नंबर 40, 15 एंड 16। तो पहले डायरेक्टर जिसको रेजिग्नेट करना होता था वो कंपनी को होता था, कंपनी जाके किसको बताती थी, इंटीमेट करती थी, आरओसी को। आ रहा है बात समझ। बट यहाँ पे जो इंटीमेशन है वो 168 में नहीं हो रहा है, वो कहां पे हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है, दैट इज 165 में ही होगा। क्लियर, अंडर सेक्शन 165 में हो रहा है। ओके, नाउ अब ये क्या बोल रहा है, अब इसने ईच ऑफ द कंपनी, ईच ऑफ द कंपनीज मतलब क्या बोलते हैं, जिसको चूज किया उस कंपनी को भी इंटीमेट करा, दोनों कंपनी को, कंटिन्यू कंपनी, कंटिन्यूड कंपनी, जहां पे वो कंटिन्यू करना चाहता है और जहां पे वो रिजाइन करना चाहता है, तो रिजाइन वाली कंपनी पे दोनों कंपनी को क्या करेगा, वो इंटीमेट करेगा। ओके, और ये जो कंपनी है, दोनों कंपनी ध्यान से समझना, कौन सी कंपनी, एक तो जहां पे वो कंटिन्यू कर रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू कंपनी बोल देता हूं, और एक जो है दैट इज रिजाइंड कंपनी में बोल देता हूं। दोनों भी अपने रिस्पेक्टिव आरओसी को क्या करेंगे दोस्तों, इंटीमेट करेंगे। आ रहा है बात समझ में, यस। तो ये जो कंपनी है ये अपने आरओसी को क्या करेगी, इंटीमेट करेगी कि भाई उसकी सीलिंग लिमिट डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए वो हमारी कंपनी को छोड़ के जा रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। अगर वो इंटीमेट नहीं करेंगे, अगेन वो 6 में आ जाएंगे, पेनाल्टी लगेगी। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। और यहाँ पे देखो, each of the companies in which he was holding the office of director before such commencement and to the, come on, क्या लिखा है यहाँ पे, to the registrar having jurisdiction in respect of what, each such company। तो ये क्या बोल रहा है साहब, इंटीमेट करना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्टर है, ध्यान से समझना, इस कंपनी को भी इंटीमेट कर रहा है, इस कंपनी को भी इंटीमेट कर रहा है, राइट। और एक कंपनी तो आरओसी को इंटीमेट करेगी, ये किस में करेगी, 168 में करेगी। 165 में नहीं भी दिया तो भी इसको 168 में करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिजाइन किया है, तो रेजिग्नेशन का, और डेफिनेटली ये जो है यहाँ पे DIR लग जाएगा दोस्तों, DIR लगेगा डेफिनेटली। 168 में जो भी आपका था दोस्तों वो यहाँ पे अप्लाई होगा DIR, और यहाँ पे भी DIR वो लगेगा ही लगेगा। तो 165 भले ही लग रहा है बट रेट विद 168 चलेगा। आप एप्लीकेशन दोगे, नोटिस दोगे, तो डेफिनेटली वो रेजिग्नेशन वाला ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। नाउ अब बताओ, क्या ये कंपनी भी कर रही है, यस, और ये जो डायरेक्टर जो रिजाइन कर रहा है क्या ये भी देगा, यस, बिल्कुल ये भी देगा। तो वहां पे भी ऐसे ही हुआ था। और ये जो डायरेक्टर है, राइट, यस, किधर गया ये, यहाँ पे ये जो डायरेक्टर था, ये डायरेक्टर क्या करेगा, कम ऑन, ये डायरेक्टर जो है इस कंपनी को भी और इस कंपनी को भी क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, इंटीमेट करेगा। यस, आई होप आई एम क्लियर, पक्की बात है, यस। तो यहाँ पे भले ही ये सेक्शन 165 है, बट जो रेजिग्नेशन का स्पिरिट आएगा ना दोस्तों, वो कहां से आएगा, सेक्शन 168 से ही आएगा। क्लियर, तो रेजिग्नेशन के लिए तो बस आपको पिक्चर क्लियर कर दो, और जहां पे लगे वो पूरा प्रोसेस लगा दें जो मैंने वहां का बोला हुआ है, दैट्स ऑल अबाउट। बहुत बढ़िया, तो ये हमने सब सेक्शन 3 भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सब सेक्शन इसका 6 भी कंप्लीट हो गया।
ओके, नाउ रेजिग्नेशन क्या बोला, एनी रेजिग्नेशन मेड इन परसुएंस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 शैल बिकम इफेक्टिव इमीडिएटली ऑन द डिस्पैच। तो जिस दिन आप डिस्पैच कर, देखो वहां पे रेजिग्नेशन के लिए बोल रहा था या तो उसको जिस दिन मिल जाए, रिसीव हो जाए, बराबर, और यहाँ पे या तो जिस दिन वो वहां पे दो चीजें थी, जिस दिन उसको रेजिग्नेशन मिल जाए या तो आपने वो नोट जो है वहां पे वो दिया हो, डेट दी हो, व्हिचएवर इज लेटर, व्हिचएवर इज लेटर होगा, राइट, हाँ व्हिचएवर इज लेटर होगा वो यहाँ पे कवर हो जाता, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिसीव की बात नहीं होगी, डिस्पैच, जिस दिन आप डिस्पैच कर दोगे, क्योंकि आपको नोटिस भेजना है, आपको बाकी की दूसरी कंपनीज में जो है वो कंटिन्यू करना है, तो बोलते हैं जिस दिन सिर्फ आप अपने साइड से डिस्पैच कर दो, बात खत्म। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि उस कंपनी को कब मिला, वो उसको कब मिल रहा है, वो कब आपको रिजाइन कर रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस अपने साइड से क्या कर दो, डिस्पैच कर दो, भाई आप बता दो कि मैंने रिजाइन कर दिया सर, कोई बात नहीं। तो बाकी की जो आपकी कंपनी आपने सेलेक्ट किया है, मैं मान लूंगा कि भाई आपने जो है सेक्शन 165 को बराबर तरीके से फॉलो किया। लॉजिकल है ऑब्वियसली, यहाँ पे रिसीट की बात नहीं होगी, यहाँ पे डिस्पैच की बात होगी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। ओके, अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना। एक बार आपने रिजाइन कर दिया तो क्या बोलता है, नो सच पर्सन शैल एक्ट एज अ डायरेक्टर मोर देन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनीज आफ्टर डिस्पैचिंग द रेजिग्नेशन। तो आप उसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में से जो ही पहले आ जाएगा उसी दिन आपको वहां से वो आपको निकलना पड़ेगा। तो नो सच पर्सन शैल एक्ट एज अ डायरेक्टर मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनीज, आप नहीं कर सकते हो, राइट। या तो आप जिस दिन रेजिग्नेशन दिया वो आप छोड़ दो, और अगर आपने इन केस रेजिग्नेशन नहीं दिया है तो एटलीस्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो एटलीस्ट आपके पास 1 साल का समय है दोस्तों, राइट। उस 1 साल में आप जो है उस बाकी की जो कंपनीज है जो स्पेसिफाइड नंबर्स में नहीं आ रही, आप उसको टाटा बाय बाय कर दो। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज 5 सेक्शन, सब सेक्शन नंबर 5। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पे, ये जो है ना 3 4 5 6 ये प्रोसीजरल है, ये क्या है, प्रोसीजरल है। बट प्रैक्टिकल जो है ना दोस्तों वो है सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में आएंगे। आई बात समझ में? यस। तो अब ये बोलता है, ध्यान से समझना, कि कौन सी कंपनी ऐसी है, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसमें आप डायरेक्टरशिप अपनी कंटिन्यू करोगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया दोस्तों, क्या कि मैक्सिमम जो है वो 20 कंपनीज है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैक्सिमम जो है वो 20 कंपनीज है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला देखो मैक्सिमम जो है वो 20 कंपनीज है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, 165 1 एंड 2 की बात कर रहा हूँ। नाउ इसमें से ये बोलता है मैक्सिमम 20 कंपनीज में से, ध्यान देना, प्रोवाइडेड दैट, ओके तो मैंने बोल दिया मैक्सिमम 20 कंपनी ज्यादा नहीं, अभी बोलता प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज, मतलब आउट ऑफ दैट 20 कंपनीज, आउट ऑफ दैट मैक्सिमम 20 कंपनीज, उसमें से जो पब्लिक कंपनी है मैक्सिमम वो कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। मतलब नॉट एक्सीड 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो आउट ऑफ 20 है, ध्यान से समझना, ये जो अब मैक्सिमम 20 है अंडर सेक्शन 165(1), प्रोवाइडेड दैट बोलता है, प्रोवाइडेड दैट बोलता है कि आउट ऑफ दैट मैक्सिमम 20 मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, बराबर है। तो जब मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी होगी तो रिमेनिंग 10 प्राइवेट कंपनी भी रहेगी, मुझे चलेगा। बोले यस सुनो। अब ये रिमेनिंग 10 प्राइवेट कंपनी मतलब क्या हो गया दोस्तों, अगर बताओ क्या ये प्राइवेट कंपनी 11 हो सकती है क्या? यस। मतलब ये बोल रहा है मैक्सिमम 10 अगर ये है तो मिनिमम 10 ये रहेगी। अगर इसे आप 9 कर दो, ध्यान समझना, मैक्सिमम 9 रहेगा चलेगा मुझसे, तो ये कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम है। अरे तो 11 प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट, 20। 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसने यहाँ पे एक कंडीशन बोल दिया कि पब्लिक कंपनी जो है वो 10 से ज्यादा नहीं चाहिए, 10 से कम चलेगी, चलेगी।
आप इधर मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट कंपनी के लिए इसने कोई लिमिटेशंस नहीं डाला। प्राइवेट कंपनी एन नंबर हो जाए, कितना भी हो, बट कितना हो सकती है साहब, 20 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसने बोला मैक्सिमम 20 होना चाहिए। तो अगर ये 8 होगी तो ये कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। और अगर ये 1 होगी तो ये कितना हो सकता है दोस्तों, 19। आया बात समझ में? यस। और अगर ये 0 हो गई, मतलब ये बिल्कुल आप एक भी पब्लिक कंपनी में नहीं कर दो, तो ये 20 प्राइवेट कंपनी, बोली यस और नो? यस। तो ये इस तरीके से चलेगा। तो मैक्सिमम 10 है, क्या ये 11 हो सकता है? ये 11 नहीं हो सकता। आ रहा है बात समझ? मिनिमम 10 आप इसको पकड़ दो, मिनिमम 10 चाहिए ही चाहिए। क्या मिनिमम 9, ये मिनिमम 9 हो सकती है क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। मिनिमम 9 हो सकता है? मिनिमम 9 नहीं हो सकती। आया बात समझ? मिनिमम 10 चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, 20। तो अब मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो ये मिनिमम 9 हो गई, तो आप बोलोगे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? अरे होगी, अरे भाई मैक्सिमम 20 बोल रहा है, मैक्सिमम 20 बोल रहा है। तो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो ना। अगर आप 5 कंपनी का ही ऑडिट लिया, कितने कंपनी का? 5 कंपनी का ऑडिट ली, तो बताओ जरा, 5 प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो मिनिमम 5, मिनिमम 1, मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट? आप कितने के भी डायरेक्टर हो, एक प्राइवेट कंपनी के भी डायरेक्टर होगे तो मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? पब्लिक कंपनी 0 भी पकड़ी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या बोल रहे हैं ये? 10 के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, 10 के ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये क्या बोला, मिनिमम 10 नहीं, मिनिमम 10 भी हटा दो, ये साहब 9 भी रहेगी चलेगा, 1 भी रहेगी तो भी चलेगा। आया बात समझ में? नहीं आया? अगर 20 है, ध्यान समझना, अगर आपके पास 20 ऑडिट सॉरी डायरेक्टरशिप है, तो मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम ये 10 होगा। बाकी आप इसको अब क्या बोल दो, बैलेंस बोल दो। मिनिमम बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने क्या बोला, बैलेंस 10, क्योंकि मिनिमम मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैं ये आपको समझा सकूं ये सीक्वेंस, राइट? अब जब मैंने बोला ये मिनिमम 1 हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मिनिमम 10 क्यों चाहिए? मैंने यहाँ पे बोल दिया बैलेंस 10 इन द केस यू हैव व्हाट, 20 कंपनीज फॉर डायरेक्टरशिप। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। मिनिमम आप 0 भी करो मेरे को फर्क नहीं, 0 1 करो फर्क नहीं, 0 2 करो फर्क नहीं, 1 1 करो फर्क नहीं, 1 2 करो फर्क नहीं, ओके। 9 और 11 करो तो भी फर्क नहीं है, 10 11 फर्क है, क्यों? क्योंकि 20 के ऊपर हो गया। समझ में आया या नहीं? तो सिर्फ क्या याद रख लेना, तो 2 चीजें याद रखें, एक तो ये मैक्सिमम 10 याद रख लेना पब्लिक कंपनी, और दूसरा ये मैक्सिमम 20। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। अब ये क्या बोलते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस। एक्सप्लेनेशन 1, फॉर रेकनिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनीज, ओके, रेकनिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनी in which a person can be appointed as a director. Directorship in private companies that are either a holding or subsidiary company of a public company shall be included. क्या बोल दिया ना, ये बोल रहे हैं जब आप पब्लिक कंपनी को काउंट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, ये बोल रहा है जब भी आप पब्लिक कंपनी को काउंट करोगे तो प्राइवेट कंपनी को भी हम पब्लिक कंपनी मान लेंगे, अगर वो पब्लिक कंपनी का होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएटेड कंपनी है, व्हाटएवर काइंड ऑफ। नो, इसने सिंपल से क्या बोल दिया साहब, अगर पब्लिक कंपनी का बच्चा है या पब्लिक कंपनी का पापा है, आ रहा है बात समझ? सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग, होल्ड कर रही है पापा है, सब्सिडरी है बच्चा है, दोनों। अगर पब्लिक कंपनी का बच्चा है, कौन? प्राइवेट कंपनी, या अगर पब्लिक कंपनी का पापा है, प्राइवेट कंपनी, तो इन दोनों सूरत में प्राइवेट कंपनी को क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। आगे बात समझ, मतलब होल्डिंग प्राइवेट कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी इज इक्वल टू व्हाट, पब्लिक कंपनी, एंड सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज आल्सो अ पब्लिक कंपनी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहां पे ये जो मैंने नंबरिंग बताई है दोस्तों, ध्यान से, ये जो नंबरिंग बताई है, ओके, आउट ऑफ दैट 10, अगर यहां पे एक प्राइवेट कंपनी है, कौन है? प्राइवेट कंपनी है, हु इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ, तो ये सपोज मान लो होल्डिंग कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी, तो ये जो प्राइवेट कंपनी होगी इसे इधर नहीं भेजा जाएगा, इसे इधर ही शामिल किया जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम 10 में ही शामिल रहेगा। आई होप आई एम क्लियर? और कुछ बाकी बताया क्या इसने? और नहीं बताया, चलो और देख लेते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी दिया हुआ है,
फॉर रेकनिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ 20 कंपनी। अब ये इस केस में मैक्सिमम 20 कंपनी की बात कर रहा है। इस केस में इसने पब्लिक कंपनी की बात की थी कि भाई अगर पब्लिक कंपनी मैं अगर मैं लिमिट मैक्सिमम 10 मानूं, 10 को अगर कंसीडर कर रहा हूं पब्लिक लिमिट में, तो इस समय होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल आल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, पब्लिक कंपनी माना जाएगा। बट जब ये बात कर रहा है कि मैक्सिमम 20 कंपनी, तो डायरेक्टरशिप इन अ डोरमेंट कंपनी, व्हाट डू मीन बाय डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी मतलब कंपनी तो है बट काम धाम वहां पे कुछ नहीं है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, तो अल्टीमेटली एकदम मलिच्छ कंपनी है, बकवास कंपनी, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंपनी में आप अगर डायरेक्टर भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसे है जैसे एज इफ देयर इज नो कंपनी, राइट? यस, तो ये होता है शैल नॉट बी इंक्लूडेड। तो ये मैं मैक्स 20 कंपनी में, ध्यान से समझना, ओ ओ ओ ये देखो इधर, ये मैक्स 20 कंपनी में मैं इसको शामिल नहीं करूंगा, मतलब ऐसी कंपनी जो डोरमेंट कंपनी है, ध्यान से समझना, ऐसी कंपनी जो कौन है दोस्तों, डोरमेंट कंपनी है, वो मैक्स 20 के लिमिट में नहीं आएगी। मैक्स 20 की लिमिट यहाँ पे खत्म हो जाती है, ये मैक्स 20 की लिमिट है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो आउट ऑफ दैट मैक्सिमम 10 पब्लिक होनी चाहिए, बाकी की बैलेंस जो है वो प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। तो डोरमेंट कंपनी उस लिमिट में नहीं आती, इसको एक्सक्लूड। आप इसमें 30 कंपनी में डायरेक्टरशिप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पे जो है मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी है, देन बाकी की बैलेंस 10 कंपनी और 30 डोरमेंट कंपनी है, तो भी आप 165 का उल्लंघन नहीं करते हो। आगे बात समझ लिया? तो इसके अगर आप डायरेक्टर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ है देख लो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, the members of company may by special resolution specify any lesser number of companies in which a director of the company may act as director। ये क्या बोल रहे हैं साहब? the members of a company, शेयर होल्डर को पावर है कि बाय स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेसिफाई कर सकती एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज, एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन व्हिच अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में एक्ट एज अ डायरेक्टर। ओके, तो लेसर कंपनीज को वो स्पेशल रेजोल्यूशन बना के वो पास कर सकते कि भाई डायरेक्टर जो है वो इस कंपनी में जो है एज अ डायरेक्टरशिप कंटिन्यू कर सकते। एनी लेसर कंपनीज मतलब 20 कंपनीज तो मैक्स होगी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहे वो बोल देगा 15 कंपनीज, तो 20 के नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोल देगा 14 कंपनीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है बात? तो लेसर में वो जितना चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन बना के वहां पे चेंजेस अमेंडमेंट्स कर सकता है, बट मैक्सिमम 20 के बाहर नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ दैट पब्लिक कंपनी 10 के बाहर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो मेंबर है, शेयर होल्डर है, वो कर सकता है। क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? तो 165 क्या बोलता है? नंबर 1 मैक्सिमम 20 कंपनी होगा। नंबर 2 प्रोवाइडेड दैट क्या बोलता है? आउट ऑफ दैट पब्लिक कंपनी सिर्फ 10 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। फिर जब भी आप पब्लिक कंपनी 10 काउंट कर रहे हो तो उसमें अगर प्राइवेट कंपनी है और वो अगर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो उसे प्राइवेट कंपनी की तरफ मत जाने देना, उसे पब्लिक कंपनी में रखना। क्लियर हो गया? फोर्थ क्या बोलता है? डोरमेंट कंपनी ना ही पब्लिक में जाएगा ना ही प्राइवेट में जाएगा, एकदम बाहर कर दो, कितना भी लो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो आगे तो सबसे मैं पहले मैं क्या करूंगा, टोटल सीलिंग लिमिट कंप्यूट करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि भाई ज्यादा हो रहे हैं तो चॉइस दी जाएगी, भाई आप किसमें कंटिन्यू करना चाहते हो, किसमें आप रिजाइन करना चाहते हैं, ये आप इंटीमेट कर दो कंपनी को भी, ईच एंड एवरी कंपनी एंड ईच एंड एवरी आरओसी ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज। क्लियर और नॉट क्लियर? हो गया। देन इसके बाद अगर आप ऐसा नहीं करते हो, राइट, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगा। सिंपल लैंग्वेज। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आए थे। क्या एक्सेप्शन था? वही एक्सेप्शन था जो आपका 149 में था, तो 149 वाला एक्सेप्शन यहाँ पे भी शामिल था, 165 में भी। इन केस ऑफ व्हाट? सेक्शन 8 कंपनी। इन केस ऑफ व्हाट? कमान सेक्शन 8 कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे अप्लाई नहीं, सेक्शन 8 कंपनी अप्लाई है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डोरमेंट कंपनी नॉन प्रॉफिट है, वो एक्चुअल में नॉन प्रॉफिट है। अरे बात समझ? और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है बट उनका पर्पस जो था वो प्रॉफिट कमाने का नहीं था, राइट? तो अल्टीमेटली हमने बोल दी जहां पे प्रॉफिट कमाने का पर्पस नहीं है वहां पे आप नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितना भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी को भी क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी सेक्शन 165 1 शैल नॉट बी अप्लाइड, मतलब वो सीलिंग लिमिट में नहीं आएगा। मतलब सेक्शन 165 नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, दैट इज प्रोविजन रिलेटिंग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप
राइट, विल नॉट बी अप्लाइड, यहां पे लिखा है नॉट एप्लीकेबल मतलब विल नॉट बी अप्लाइड इफ कब that company has not committed any default in filing what register its financial statement under section 137 or annual return under section 92। तो अगर उनने ये डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है तो उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बट अगर सेक्शन 8 कंपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसने डिफॉल्ट कमिट किया है तो सेक्शन 8 कंपनी ने अगर डिफॉल्ट कमिट किया है तो सीलिंग लिमिट में आ जाएगा, सीलिंग लिमिट में आ जाएगा। अगर इसने नो डिफॉल्ट, आगे बात से ये बस ध्यान रखना, नो डिफॉल्ट है तो फिर ये क्या रहेगा साहब, एक्सक्लूड रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, पक्का? यस। तो समरी देखो मैंने यहाँ पे डाली हुई है, आपको कुछ नहीं करना, मैं सब दिया हुआ है। मैं बस चाहता हूँ कि आप एकदम चीजों को क्रक्स करके पढ़ो सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज द इंटायर कॉन्सेप्ट। तो मैंने बोला साहब, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर इन कंपनी में कौन बनाएगा, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज आ जाएगी, मतलब एक्चुअल पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी आ जाएगी। देन यहाँ पे बैलेंस 10 कंपनीज प्राइवेट कंपनीज आ जाएगी, गवर्नमेंट कंपनीज भी आएगी क्योंकि उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया, उसमें से n नंबर ऑफ डोरमेंट कंपनी, जितना चाहिए उतना ऐड कर लो, एंड n नंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इफ नॉट कमिटेड डिफॉल्ट। बोले यस और नो? यस। तो ये मंत्र हो गया, ये कौन सा मंत्र हो गया? यस, ये नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप मंत्र हो गया। तो अगर आप ये मंत्र याद कर लेते हो तो आपको सेक्शन 165(1) को दिमाग में रखने की एज इट इज जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मंत्र। Clear? So, just for the sake of your better understanding, we have provided some questions. That is question number 1 and question number 2. चलो आज फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इसको। Mr. Sushant is already a director of 19 companies. Okay. 19 कंपनी में ऑलरेडी ये डायरेक्टर था, ठीक है। Now, अब ये 19 कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है। तो यस, अभी 19 कंपनी में डायरेक्टर है जिसमें से 10 जो है वो पब्लिक कंपनी है एंड 9 जो है वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो ये 19 कंपनी था, 10 पब्लिक हो गई, 9 प्राइवेट हो गई। Mr. Sushant is being appointed as a director of another company named Kangana Remedies Limited. Limited मतलब ये सब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक फिगर है, हाँ पब्लिक कंपनी है। Advise Mr. Sushant in regard to the following. तो बताओ जरा फटाफट से, क्या सुशांत इस कंपनी में अपॉइंट हो सकता है? टोटल अभी इसके पास 19 है, एक बाकी है, 1 बैलेंस बाकी है, अभी एक में कर सकता है। बोलो जरा फटाफट से, क्या अपॉइंट हो सकता है पब्लिक में? नहीं अपॉइंट होगा। क्यों अपॉइंट नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनी में वो इंगेज्ड है। 10 से 11 नहीं हो सकता, भले इधर 19 हो, ध्यान से समझो। 21 चाहिए और तो वो प्राइवेट होगा, पब्लिक नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉक फुल हो चुका है। पब्लिक कंपनी का ब्लॉक फुल हो चुका है भाई साहब। आप प्राइवेट कंपनी में अपॉइंट हो सकते हो, पब्लिक में अपॉइंट नहीं हो सकते। तो रिस्ट्रिक्शन पे आप लिखा है एडवाइस मिस्टर सुशांत, तो ये नहीं हो सकता, नॉट अलाउड, नॉट एडमिसिबल। मैं आपको ये मेन आंसर्स बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। बट लिखने का तरीका मैंने वही बोला था, फैक्ट ऑफ द केस, इश्यूज इन द केस, देन इसके बाद फाइनल आंसर जो ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई नहीं, एडमिसिबल नहीं है, अलाउड नहीं होगा। नाउ प्रोविजंस, तो वहां पे सेक्शन 165(1) का आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? कि डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड इन पब्लिक मैक्सिमम कंपनीज व्हिच इज 20, राइट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। देन आउट ऑफ दैट ओनली ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अप टू 10 पब्लिक कंपनीज, राइट। हाउएवर holding company or subsidiary company of a public company, private company who is the holding company or subsidiary company of public company can also be considered, shall also be considered as what? Public company। तो वो प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी है पब्लिक कंपनी की, shall also be considered as what? Public company। clear or not clear? yeah। उसके साथ आप लिख देना dormant company shall not be included in the ceiling limit and section 8 company
if they have not committed any default in filing financial statement or annual return, right, before registrar, right, they are also not included in what ceiling limit. So this is what called as you have to written in the provision of section 165(1). बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। इतना लिखने के बाद आप एनालिसिस करोगे कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 165(1), सिंस सुशांत ऑलरेडी engaged in 10 public companies as a director, so Kangana Remedies Limited, since it is also a public company, he is not allowed to appointed as a director in Kangana Remedies Limited। इस तरीके से पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, सबसे पहले आप लिख देना कि मैक्सिमम 20 आउट ऑफ दैट 10 पब्लिक कंपनी, खत्म। वेदर ही कैन एक्सेप्ट द न्यू अपॉइंटमेंट इन व्यू देयरऑफ, नो, नहीं हो सकता। क्लियर? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर सुशांत वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एबीसी प्राइवेट कंपनी? ऑब्वियसली हो सकता है भाई, यहां पे आप +1 कर सकते हो, तो ये 20 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 and 10 20 चलेगा। तो यस, यहाँ पे ये हो सकता है। What are the companies to be excluded for the purpose of calculating the ceiling on the appointment of directors? बताओ जरा फटाफट से। एक तो डोरमेंट कंपनी होगी जिसको कवर अप नहीं किया जाएगा, और दूसरी कौन सी थी दोस्तों? सेक्शन 8 कंपनी। बट सेक्शन 8 कंपनी बस लिख के आए ना तो मार्क्स नहीं मिल रहा है। क्या लिखना है वहां पे? इफ नॉट डिफॉल्टेड, if not defaulted under section 137 or 92, that is filing what financial statement before ROC or filing annual return before ROC। clear or not clear? yes। तो ये बिल्कुल आंसर वही लिखा हुआ है यहाँ पे। yes, he can accept, he can कर सकता है because these companies are excluded from counting the number of directorship। तो yes, ये दो कंपनीज हैं जहाँ पे वो कितने और n number of companies होंगी, यहाँ पे कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। clear or not clear? yes। दूसरा क्वेश्चन आता है, मिस्टर कुकू इज अ डायरेक्टर इन 10 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ओके, तो ये तो एकदम पैक हो गया, तो यहाँ पे लिख देना पैक है। एज ऑन 30th जुलाई 2014 एंड continues to be so till 24th September 2014। मतलब इसके बाद ये जो है क्या होगा, कुछ ना कुछ वैकेंसीज अराइज होंगी, मतलब कुछ ना कुछ वो कंपनी छोड़ दे। तो यहाँ पे आप assumption ले सकते हो। अब 24th में ये बोला कंटिन्यूज टू बी सो टिल, बट ये नहीं बोला कितनी कंपनीज में, तो आप अज्यूम कर सकते हो सारी कंपनीज को उसमें क्विट कर दिया, ये भी हो सकता है। आप ये बोल सकते हो कुछ कंपनी, सम कंपनीज, ठीक है, 2-3 कंपनी, आप अजम्पशन लेके कर सकते हो, ठीक है। और या तो आप ये भी अजम्पशन ले सकते हो कि भाई उसने कंटिन्यू टू बी सो टिल यहाँ पे किया था, इसके बाद वो रीअपॉइंट हो गया, मतलब वो क्या हुआ सर, उसका ऑफिस जो है टर्मिनेट हुआ, एक्सपायर हुआ एंड देन वो रीअपॉइंट हो गया। हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू लिखने का मतलब ये नहीं कि भाई वो सीज्ड टू वैकेट द ऑफिस हो गया, नहीं, वो वैकेट ऑफिस नहीं कर रहा है, आ रहा है बस ऑफिस का वैकेशन वहां पे नहीं हो रहा है, तो वो कंटिन्यू कर रहा है। सीज टू कंटिन्यू विद द ऑफिस वहां पे नहीं है, मतलब वो वैकेशन नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है, मतलब एक बार उसका जो टर्म्स ऑफ ऑफिस था वो एक्सपायर्ड हो गया, खत्म हो गया, देन उसने रीअपॉइंट कर लिया खुद को। क्लियर? यस। तो आपको assumption लेना है, और तीनों भी assumption यहाँ पे सही, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं की। तो मैं चाहूंगा कि आप वो assumption लो जो आपके लिए एकदम बेस्ट है। तो मैं क्या मान लेता हूँ भाई साहब, सम कंपनीज। अब सम कंपनीज क्या हो सकती है? 2 और 3 बोल दिया साहब, ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा assumption नहीं लग रहा है। या तो आप ये लग सकते हो सारी कंपनीज में छोड़ दिया, तो सारी कंपनीज को छोड़ दिया भाई साहब एक साथ एक ही डेट पे, वो भी मेरे को थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ भाई साहब, टर्मिनेट हुआ होगा जिस कंपनी में, और अगेन वहां पे वो रीअपॉइंट हो गया, तो मैं ये वाला अजम्पशन लेके चलता हूँ। मेरे हिसाब से ये बेहतर अजम्पशन होगा, राइट। भाई कोई डायरेक्टरशिप है, उसको गांधी जी मिल रहा, क्यों छोड़ेगा भाई, वो सीधी सी बात है, राइट। तो वो कंटिन्यू कर रहा था। ओके, नाउ क्लियर और नॉट क्लियर? आप चाहो तो छोड़ सकते हो। चलो मैं ये सम का तो नहीं कवर कर रहा, ऑल का और टर्मिनेट एंड रीअपॉइंट दोनों ये कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो आगे मैं अज्यूम करता हूं कि ये सारे कंपनीज को इसने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब तो 24th 30th जुलाई को था एंड कंटिन्यूज टू बी 24th सितंबर। ओके, द फॉलोइंग कंपनीज अपॉइंट मिस्टर कुकू एज अ डायरेक्टर एट देयर रिस्पेक्टिव एजीएम। अपने एजीएम में उसको अपॉइंट कर रहे थे। हेड ऑन डेट्स मेंशन अगेंस्ट दियर नेम। अब ये बताओ एबीसी लिमिटेड कंपनी है, तो एबीसी मैं अज्यूम कर रहा हूं ऑल कंपनीज से वो टर्मिनेट हो गया, बराबर है। कब? 24th सितंबर 2014, मतलब 24th सितंबर 2014 तक था, बट इनकी एजीएम कब हुई? 27 सितंबर। तो चूंकि 24 सितंबर को वो निकल गया, एबीसी लिमिटेड में अपॉइंट हो सकता है, यस हो सकता है। कब होगा ये? जब आप ये assumption ले रहे हो भाई सारी कंपनीज को उसने टाटा बाय बाय कर दिया, एग्जिस्टिंग।
डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड 25 सितंबर को, यस यहाँ पे भी कर सकता है। जीएचआई ट्रेडर एसोसिएशन सेक्शन 8 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो अनलिमिटेड कर सकता है, एन नंबर है भाई यहाँ पे तो, assuming there is no default। JKL लिमिटेड एजीएम, JKL लिमिटेड पब्लिक कंपनी, एजीएम हेल्ड ऑन 29 सितंबर 2014 को, तो 24 को था, यस कर सकता है, तो चारों में यस यस हो जाएगा, क्लियर, यस। देन इसके बाद ओके, अब मैं एज्यूम करता हूं भाई साहब टर्मिनेट हुआ और वो रीअपॉइंट हो गया, मतलब 24 सितंबर को कंटिन्यू किया, उसके बाद भी वो कंटिन्यू है, तो बताओ जरा फटाफट से एबीसी लिमिटेड में करेगा या नहीं करेगा, बोलो जरा फटाफट से। नहीं करेगा, क्यों? ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनीज में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। डीएफ प्राइवेट लिमिटेड में कर सकता है या नहीं कर सकता, बोलो जरा फटाफट से। यस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि 10 पब्लिक कंपनी के लिए वो कंटिन्यू कर रहा था, बराबर है। बाकी अभी 10 की वैकेंसी है उसके पास, तो 10 में 10 पहले था और अब ये जो टोटल हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, क्लियर, यस। जीएचआई ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्शन 8 कंपनी यस कर सकता है, अनलिमिटेड है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जेकेएल लिमिटेड एजीएम हेल्ड ऑन 29 सितंबर, नहीं कर सकता है क्योंकि पब्लिक लिमिटेड मतलब वो ऑलरेडी यहाँ पे, क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, यस। तो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और लिखने का तरीका देखो मैंने आपको बता दिया, आप आंसर तक तभी रीच कर सकते हो जब तक आपके दिमाग में सेक्शन है, तो सेक्शन गायब हो गया आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो हमारा यहाँ पे जो सेक्शन 165 है ये दोस्तों कंप्लीट होता है, और इसी के साथ मैं अपना आज का ये सेशन भी कंप्लीट करता हूं, ठीक है। अब आपके साथ अब जो हम मिलेंगे दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलेंगे, बहुत सारे डायरेक्टर्स आएंगे, उनके अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग उन्हें अपॉइंट करने वाला होगा, अलग अलग अथॉरिटीज होंगी, अलग अलग प्रोसेस होंगे उनको अपॉइंट करने के, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।